भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल अधिकार अमेरिका 1791 अधिकार पत्र से प्रेरित है। सर्वप्रथम मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन में हुआ। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने ब्रिटेन के नागरिकों को लिखित अधिकार पत्र जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकार वाद योग्य, न्याय योग्य है। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक, अभिभावक या प्रहरी है। मूल अधिकार सीमित नहीं है। इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगे हैं। मूल अधिकार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। सकारात्मक मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं, जैसे 19, 25, 26, 27, 28, 29, 19, 25, 19, 25, 26, 27, 28, 29। नकारात्मक मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में है। कुछ मौलिक अधिकार कार्यपालिका के विरुद्ध संबोधित, लेकिन विधायिका पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान ब्रिटिश भारत में 1928 की नेहरू रिपोर्ट में किया गया। कांग्रेस ने 1931 के क्रांति अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भविष्य के भारत के नागरिकों को 8 मूल अधिकार देने का संकल्प लिया। मूल अधिकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। मूल अधिकार संघ सूची का विषय है, अतः मूल अधिकारों संबंधी कानून संसद बनाती है। मूल अधिकार राज्य एवं व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। निम्न मूल अधिकार व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 15, 2, 17 और 23, 24 राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं, शेष अन्य। निम्न मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15, 16, 19 और 15, 16, 19, 29 भारतीय प्लस विदेशियों को प्राप्त है। 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 32। 19 और 32 फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 राज्य अधीन लोक नियोजनों में अवसर की समानता। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार। 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, भाषा लिपि का संरक्षण। 30 में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा उन पर प्रशासन का अधिकार। गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार, मतलब नागरिकों और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार। 21 में प्राणदायी स्वतंत्रता का अधिकार। 23 में मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। 24 में खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की शक्ति, धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से स्वतंत्रता। 28 में शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निषेध। व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध मूल अधिकार। 15(2) सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। 17 में अस्पृश्यता का अंत। 23(1) में मानव दुर्व्यवहार एवं बेगार का निषेध। 24 में खतरनाक उद्योगों, बागानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जब कोई व्यक्ति विशेष उक्त अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत सजा दी जाती है। BNSS मूल अधिकार भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, किंतु इसे संविधान द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। मौलिक अधिकार वह अधिकार
होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत और अपरिहार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव। अनुच्छेद 358 यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। राष्ट्रीय आपातकाल 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। ध्यातव्य बिंदु। राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख अनुच्छेद 358 में है। मौलिक अधिकारों का उद्भव ब्रिटेन में 1215 में। प्रथम लिखित दस्तावेज 15 जून 1215 को थेम्स नदी के किनारे रन्नीमीड में किंग जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया गया। मौलिक अधिकारों का जन्मदाता। ये अधिकार इंग्लैंड के सामंतों ने राजा से हासिल किए थे, आम नागरिकों के लिए नहीं थे। अगला है फ्रांस में 1789 में स्वतंत्रता, समानता व बंधुता का संदेश। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर शासक लुई 16वें को फांसी व बाद में मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा द्वारा अधिकार प्रदान किए गए। अमेरिका में 1791 में मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने वाला प्रथम देश अमेरिका था। 10वें संविधान संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र की स्वीकृति। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का तत्व ग्रहण किया गया कहाँ से? अमेरिका से। रूस में 1936 में संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा। मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, नगर पालिकाएं, महानगर, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू जैसे ओएनजीसी और सेल। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर घोषित अन्य प्राधिकारी। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत शामिल है। जीवन बीमा निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, कारखाना उद्योग वित्त निगम। भारतीय विश्वविद्यालय विधिक व्यक्ति जैसे कानूनी निगम, सरकारी कंपनी या रजिस्टर्ड सोसाइटी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश राज्य भंडार निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, भारतीय सांख्यिकी संगठन, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेंट्रल इंलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, भागीदारी फर्म, सैनिक स्कूल सोसाइटी, बालक सहायता संघ, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल जो 95% अनुदान सरकार प्रदत्त है। राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के अन्य न्यायाधिकारों की नियुक्ति करता है। रेलवे बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बैंक व बीमा कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड, संघ लोक सेवा आयोग। निम्न को राज्य नहीं माना गया जो कि निम्न है। संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, प्रयागराज बनाम भारत संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ, आईसीआईसीआई बैंक, वक्फ बोर्ड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। निजी महाविद्यालय सरकार से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं वो निजी विद्यालय। भारतीय न्यायालय। जानते हुए बिंदु संविधान में राज्य की परिभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 12 भाग 3, अनुच्छेद 36 भाग 4 और अनुच्छेद 152 भाग 6, 3 में, 4 में और 6 में है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली
विधियां। 13.1 आच्छादन का सिद्धांत। 13.2 पृथक्करण का सिद्धांत। 13.3 विधि का परिभाषा। 13.4 मूल अधिकारों में संशोधन। 13.1 संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियों का यदि मूल अधिकारों से टकराव होता है तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, अर्थात संविधान के लागू होने से पूर्व की विधियां शून्य हो जाएगी, किंतु अतीत व्यवहारों के लिए ये विधि अस्तित्व में होती है। इस आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। भीकाजी बनाम मध्य प्रदेश विवाद 1955 में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसे ग्रहण का सिद्धांत भी कहा जाता है। आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व तथा संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। अनुच्छेद 13.2 संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार का हनन या उल्लंघन करती है, और यदि बनाती है तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा कर सकती है। न्यायपालिका संपूर्ण कानून को रद्द न करके केवल उसी बिंदु को पृथक करके रद्द करती है जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। इसी को पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में इस विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि 368(2) शामिल नहीं है। गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब सरकार 1967 इस बात में कहा गया कि विधि शब्द संविधान संशोधन विधि भी शामिल है, अर्थात संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है। इन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। गोलकनाथ वाद को भविष्यलक्षी विधि का वाद कहा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 इसे आधारभूत मूलभूत ढांचे का वाद कहा जाता है। इस वाद में 13 न्यायाधीशों की बेंच ने निर्णय दिया। इस बेंच के अध्यक्ष एस.एम. सीकरी थे। सर्वाधिक 13 न्यायाधीशों वाली बेंच एस.एम. सीकरी बेंच और सर्वाधिक 13 न्यायाधीशों वाला वाद केशवानंद भारती वाद। इस वाद में कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संसद द्वारा किया संशोधन आधारभूत ढांचे को क्षति पहुंचाता हो तो मान्य नहीं होगा। 13.3 इसमें विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, शासकीय आदेश, नियम, उप विधि, विनियम, अधिसूचनाएं, परंपराएं एवं रूढ़िवादी प्रथाएं भी विधि का रूप रखती है। परवर्त विधि से तात्पर्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी राज्य विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संविधान के लागू होने से पूर्व पारित बनाई विधि जो पहले निश्चित नहीं की गई हो। 13.4 इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गई इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी, अर्थात संविधान संशोधन 368 विधि के द्वारा इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। इसे 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। मूल अधिकारों में संशोधन संसद करती है। विशेष बहुमत अनुच्छेद 368 से। नोट 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राष्ट्रपति की संविधान संशोधन विधेयक पर मंजूरी बाध्यकारी है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 व अनुच्छेद 19(1)(f) 31 से हटाकर भाग 12 व अनुच्छेद 300(क) में रखा गया। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और जनता पार्टी की सरकार थी। संविधान वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अब इसका उल्लेख एक नकारात्मक अधिकार के रूप में वर्तमान में 6 मूल अधिकार के समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक अधिकार करेगा। समानता 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, 19 साल की यदि 22 हो गई है तो उसको स्वतंत्रता मिलेगी। शोषण 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28,
शिक्षा और संस्कृति गुण 30 साल तक शिक्षा ले सकते हैं। गुण 30 हेलो एक ट्रिक क्या है हमारी जोड़ने की। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, 31 तो हटा दिया। समानता 14 से 18 तक समानता रहेगी। स्वतंत्रता 19 साल की यदि भाई हो गई है तो उसको स्वतंत्रता मिलेगी। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 साल का यदि कोई व्यक्ति हो गया है तो उसके विरुद्ध शोषण नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। शिक्षा सांस्कृतिक गुण 30 का है तब तक शिक्षा और संस्कृति ग्रहण कर सकता है। संवैधानिक उपचार 32। समानता का अधिकार 14 से 18। 14 में विधि या कानून की समानता। 15 में धार्मिक या लैंगिक सामाजिक समानता। 16 में अवसर की समानता। 17 में सामाजिक समानता। 18 में राजनीतिक समानता। 14 विधि के समय समानता तथा विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद के न्यायिक निर्वचन में कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय, युक्तियुक्त वर्गीकरण, सीमित सरकार इत्यादि शामिल है। विधि के समय समानता का अर्थ भारत में कोई भी व्यक्ति पद व प्रतिष्ठा के अनुसार कानून से ऊपर नहीं है। यह उदाहरण ब्रिटेन से ले गई है। कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है। अपवाद अनुच्छेद 361, 105, 194 और 31C। अपवाद फर्स्ट अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को संरक्षण। 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करते हुए जो कार्य किया है उसके लिए न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में दंडिक या आपराधिक कार्रवाई चालू नहीं रखी जाएगी। 361 थ्री राष्ट्रपति व राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास का आदेश कोई न्यायालय नहीं दे सकता। 361 4 पदावधि के दौरान सिविल मुकदमा चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना देनी होती है। अपवाद 2 अनुच्छेद 105 सांसद नियमी या संसद के विशेष अधिकार उल्लेख। अपवाद 3 अनुच्छेद 194 विधायक एवं एमएलए एवं विधानमंडल के विशेष अधिकारों को उल्लेख। अपवाद 4 अनुच्छेद 31C में 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 39B व 39C को अनुच्छेद 14 व 19 पर प्राथमिकता दी गई। 25वें संविधान संशोधन नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। विधि के समान संरक्षण का अर्थ समान परिस्थिति में समान व्यवहार अर्थात समान वर्गों के मध्य समानता। इसका तात्पर्य है कि जो समान स्तर पर नहीं है उसके साथ उनकी असमानता को ध्यान में रखकर राज्य आचरण करे। आरक्षण देने का दार्शनिक आधार समता, समानता व स्वेच्छाचारिता मनमाना एक दूसरे से कट्टर शत्रु है। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु वाद 1974 में कहा गया अतः अनुच्छेद 14 राज्य की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। विधि के समक्ष समता सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं है। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कोई व्यक्ति वो सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। एक नकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं, ब्रिटेन से ली गई है। अब विधियों का समान संरक्षण विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार। ये सकारात्मक संदर्भ लिए हुए हैं, अमेरिका से ली गई है। ब्रिटिश न्यायविद डाइसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि के शासन सिद्धांत का मूल तत्व कहा है। अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध। 15 राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य सरकार
भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकता है। अनुच्छेद 15(2) व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 15(3) राज्य सरकार महिला व बच्चों के लिए कानून बना सकता है या बना सकती है। 15(4) चंपाकम द्वैराजन बनाम मद्रास वाद 19 सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्णय को लागू करवाने के लिए प्रथम संशोधन 1951 द्वारा इस अनुच्छेद जोड़ा गया। राज्य सरकार सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(5) इसे 93 संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया। राज्य सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों SC/ST के लिए केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(6) इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों EWS के लिए विशेष कानून बना सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु निजी शैक्षिक संस्थाओं में अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16(1) सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर। 16(2) राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर सरकारी नौकरियों में विभेद का निषेध है। अनुच्छेद 16(3) संसद विधि बनाकर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दे सकती है। अनुच्छेद 16(4) सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान जिनका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। मूल संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का प्रावधान था। जंतु बिंदु अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई जातियों की पहचान हेतु आयोग का गठन कर सकता है। सर्वप्रथम 1953 में पिछड़ी हुई जातियों की पहचान हेतु कालिल आयोग का गठन हुआ। 53 में गठन हुआ और 55 में रिपोर्ट आई। मंडल आयोग 1 जनवरी 1979 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार अध्यक्ष बिंदेश्वर प्रसाद मंडल उद्देश्य पिछड़ी हुई जाति की पहचान है तो रिपोर्ट 79 में बना और 80 में रिपोर्ट आई। रिपोर्ट अस्वीकार कर दी। 3727 पिछड़ी हुई जातियों की पहचान। पिछड़ी हुई जातियां बैकवर्ड क्लास को 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 में प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया। मंडल आयोग की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी गई। इंदिरा साहनी वाद बनाम भारत संघ 1992 इसे मंडलवाद कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया गया 27% आरक्षण वैध है। आरक्षण विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं हो सकता। अनुच्छेद 335 का संदर्भ दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया। 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338B 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत पिछड़ी जातियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। बाद में 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा इसका निर्णय को बदल दिया और कहा कि पिछड़ी हुई जातियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल की पहचान करने हेतु रामनंदन समिति का गठन किया। OBC क्रिमिलियर सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। OBC नॉन क्रिमिलियर आरक्षण के लिए पात्र होते हैं। भारत में कुल आरक्षण 59.5, SC का 15, ST का 7.5, OBC का 27 बराबर 49.5 प्लस 10% EWS 59.5 हो गए। मूल संविधान
SC का 15, ST का 7.5 और जनरल का 40.5। मंडल आयोग की सिफारिश OBC 27% आरक्षण। अनुच्छेद 16(4)(a) 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा 77वें संविधान संशोधन 1995 द्वारा जोड़ा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान 85वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इस अनुच्छेद में परिणामी वरिष्ठता की संकल्पना को स्वीकार किया गया। वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से न किया जाकर पदोन्नति की तिथि से किया जाए। वरिष्ठता का निर्धारण नियुक्ति की तिथि से न किया जाकर पदोन्नति की तिथि से किया जाए। अनुच्छेद 16(4)(b) इसे 81वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। बैकलॉग रिक्त पद के पद 100% आरक्षित रखे जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड नियम के अनुसार यदि आरक्षित सीटें खाली रह जाती है तो उन्हें अगले वर्ष भरा जाएगा, परंतु इनमें 50% की अधिकतम आरक्षण सीमा का उल्लंघन नहीं होगा। अनुच्छेद 16(5) कोई भी धार्मिक संस्था अपने अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने धर्म के लोगों को प्राथमिकता दे सकती है। कोई भी धार्मिक संस्था अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने धर्म के लोगों को प्राथमिकता दे सकती है। 16(6) इसे 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। EWS आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छूत को प्रतिबंधित किया गया। यह अनुच्छेद एक निरपेक्ष अधिकार है। संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया। अनुच्छेद 35 का 2 के तहत अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 9 नवंबर 1973 से प्रभावी कर दिया गया। इसके नियम 1 सितंबर 1977 में अधिसूचित किए गए। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ 1982 में का अस्पृश्यता का उल्लंघन होने पर तुरंत कार्रवाई करना राज्य की जिम्मेदारी। अनुच्छेद 17 दंडनीय है। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के तहत गैर जमानती है। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले बाद में अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही। इसमें महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है। अस्पृश्यता वाले अनुच्छेद को महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहा जाता है। 18 में उपाधियों का अंत। 18(1) राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। 18(3) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। 18(4) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप से कोई भेंट उपलब्धि पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। ध्यान बिंदु बालाजी राघवन वाद 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपाधियों व पुरस्कारों में अंतर किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक और आदेशात्मक। निर्देशात्मक है आदेशात्मक नहीं। लाभ के पद शब्दावली का उल्लेख मूल अधिकारों के अनुच्छेद 18 में मिलता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सैन्य और नागरिक अलंकरण पनबित चक्र भारत रत्न पद्म विभूषण अनुमेय यानी परमिसिबल है, बशर्ते कोई अपने नाम के आगे पीछे उन्हें न लगाए। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पुरस्कारों का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि करता है तो दंड का प्रावधान नहीं। मतलब करना नहीं चाहिए, पर यदि वो कर भी लेता है ना कि पद्मश्री महाराज जी भुवनेश्वर प्रसाद तो वो लगा सकता है। दंड का प्रावधान भी नहीं है, किंतु करना नहीं चाहिए, ये इनका मानना है।
कभी व्यक्ति अपने नाम के आगे पुरस्कार का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि करता है तो दंड का प्रावधान नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 छह प्रकार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण और 20 प्राण देवी स्वतंत्रता। 22 में गिरफ्तारी एवं निवारक नजरबंदी से संरक्षण। 19 में वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 19 छह प्रकार की स्वतंत्रताएं। 19 स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का उल्लेख। 19 ABCDEFG स्वतंत्रताएं। 19 में ABCDEFG प्रतिबंध। 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता ही, वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं। 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें निम्न स्वतंत्रताएं शामिल है। प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता। चाकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघवाद 1962। इस वाद में कहा गया कि प्रेस की स्वतंत्रता में समाचार मुद्रित और प्रकाशित करने का अधिकार, मुद्रित सामग्री का वितरण और परिचालन, सार्वजनिक मामलों की आलोचना सम्मिलित है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। नवीन जिंदल वाद बनाम भारत संघ 2004। इंटरनेट की स्वतंत्रता। फोन टैपिंग के विरुद्ध स्वतंत्रता, कोई व्यक्ति किसी का फोन में चेक कर सकता। व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, यानी अपने व्यवसाय का विज्ञापन दे सकता है, कोई मना नहीं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित बात। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्यवाद 50 में। साकल पेपर वाद बनाम भारत संघ 1962। त्रय संकल बनाम भारत संघ वाद 2015। इस वाद में IT एक्ट 2000 की धारा 66A को हटा दिया गया। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19(1)(b) निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार, लेकिन इसमें हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है। कोई व्यक्ति हड़ताल नहीं कर सकता। निशस्त्र एवं शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन का अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं। कहीं पे बैठ के हड़ताल कर दिया आपने तो काम ठप हो जाएगा ना। 19(1)(c) संघ, संगठन व समितियां बनाने की स्वतंत्रता। इसमें राजनीतिक दल, सहकारी समितियों के गठन का अधिकार। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा सहकारिता को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सहकारिता का उल्लेख भाग 9B व अनुच्छेद 243ZH व 243ZT है। अनुच्छेद 19(1)(d) संपूर्ण भारत में वितरण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(e) निवास करने की स्वतंत्रता। 19(1)(f) संपत्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया। 19(1)(g) व्यापार, वृद्धि एवं आजीविका की स्वतंत्रता। 19(2) अनुच्छेद 19(1)(a) में प्राप्त स्वतंत्रताएं असीमित न होकर सीमित है, अर्थात उन पर निम्न प्रतिबंधों का उल्लेख है। प्रभुता अखंडता को चुनौती, राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मित्रता प्रभावित हो, लोक व्यवस्था व सदाचार या शिष्टाचार के हितों में, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन, जनजातीय क्षेत्र की संस्कृति या हित प्रभावित, साधारण जनता के हित प्रभावित। ज्ञानतव्य बिंदु। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में युक्तियुक्त निर्बंधन शब्द विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था व अपराध उद्दीपन शब्द जोड़े गए। 16वें संविधान संशोधन 1963 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में भारत की प्रभुता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 19(3) इसमें 19(1)(b) में प्राप्त स्वतंत्रता, भारत की प्रभुता एवं अखंडता या लोक व्यवस्था के हितों के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(4)
इसमें 19(1) पर भारत की प्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था या सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 19(5), 19(1) डी व ई में उल्लिखित स्वतंत्रता पर साधारण जनता, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(6), इसमें 19(1) में उल्लिखित स्वतंत्रता पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त निर्बंधों का उल्लेख है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 20(1) में कार्योत्तर विधि से संरक्षण। 20(2) में दोहरे दंड से वर्धन। 20(3) में आत्मसंयम से मनाही। 20(1) में कार्योत्तर विधि से संरक्षण। जिस समय जो कृत्य किया है उसके लिए उस समय तक जो निर्धारित सजा है वही दी जा सकती है, उसके अलावा सजा नहीं दी जा सकती। आपराधिक कानून बूथलक्षी प्रभाव से लागू न होकर भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होता है। 20(2) दोहरे दंड से वर्धन मनाही। एक अपराध के लिए एक ही दंड दिया जा सकता है, दोहरा दंड नहीं। नोट, प्रशासनिक दंड इसमें शामिल नहीं है। किसी सरकारी कर्मी को किसी आपराधिक कृत्य के लिए न्यायालय सजा देता है और कर्मी का विभाग भी कृत्य के कारण बर्खास्त कर देता है तो विभाग की कार्रवाई प्रशासनिक दंड माना जाएगा। अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिसमन से मनाही। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है। उच्चतम न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसे त्वरित सुनवाई के अधिकार में शामिल किया है। AK गोपालन बाद बनाम मद्रास राज्य 1950। इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म संकीर्ण व्याख्या की। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राणदायिक स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की शारीरिक व निजी स्वतंत्रता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जीवन जीने के अधिकार में वे सभी अधिकार है जो व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने के लिए आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से जीवन जीने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है और अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जो जापान से ली गई, जिसका अर्थ है संसद व राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की प्रक्रिया। विधि की उचित समय प्रक्रिया अनुच्छेद 21 अमेरिका से ली गई, जिसका अर्थ है कानूनों की प्रक्रिया से ऊपर उठकर। मेनका गांधी वाद 1978। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत यह स्वीकार करता है कि यदि संसद ने कोई कानून बना दिया है तो उस कानून के तहत की गई कार्रवाई को कोर्ट गलत नहीं कह सकते, जबकि विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत न्यायालय को यह अधिकार भी देता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून प्राकृतिक न्याय की भावना के विरुद्ध हो तो उसे निरस्त कर दे। भारतीय संविधान विधि की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत का अनुसरण करता है। जानते हुए बिंदु अनुच्छेद 14 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लेख है, जिसका अर्थ दोनों पक्षों को सुनकर कानून में छिपी हुई न्याय की भावना को प्रकट किया जाए। जीवन जीने के अधिकार में निम्न शामिल है: स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। MC मेहता वाद 1928। अनुच्छेद 21 के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन हुआ। गठन 2010 में मुख्यालय नई दिल्ली में पर्यावरण संबंधी मामलों की तुरंत सुनवाई के लिए गठित अदालत। विदेश जाने का अधिकार। मेनका गांधी वाद 1978। निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार। पुत्तुस्वामी वाद 2017। इस वाद में 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने निर्णय दिया कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है। इस पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति JS खेर ने की। सुप्रीम कोर्ट ने IPC धारा 377 को गैर कानूनी घोषित कर दिया। 9 तेज सिंह वाद 2018 में, क्योंकि इसके तहत समलैंगिकों को अपराध की श्रेणी में माना जाता है। सूचना का अधिकार। निष्क्रिय या इच्छा मृत्यु। पैसिव यूथेनेसिया का अधिकार। कॉमन कॉज वाद 2018 में, गहरी नींद लेने का अधिकार। शादी का अधिकार पसंद के व्यक्ति से। अच्छा भाई, आप कोई भी भारतीय नागरिक किसी से भी
पसंद की शादी करने का आपको अधिकार है। महिलाओं को मां बनने का अधिकार है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं दी जाए, सार्वजनिक स्थान पर हथकड़ी न लगाई जाए। निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, निःशुल्क भोजन एवं आवास का अधिकार, मकान का अधिकार यानी आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992, अनुच्छेद 21 एवं मानवाधिकार अधिकार एवं निर्णय। निजता का अधिकार, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, विदेश यात्रा सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली। आजीविका का अधिकार, ओलेगा टेनिल्स बनाम बम्बई नगर निगम 1983। शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, उन्नीकृष्ण बनाम मध्य प्रदेश 1993। प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपयोग का अधिकार, सुभाष कुमार बनाम बिहार। अनुच्छेद 21 का संरक्षण विदेशियों हेतु, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश 1996। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण, सुनील पन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन 1978। चिकित्सा सहायता बनाने का अधिकार, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989। आश्रय का अधिकार, चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996। निजता का अधिकार, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 1993। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघवाद 2002। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण, विशाखावाद 1997। मानसिक निजता का अधिकार, सेल्वीवाद 2010। दिव्यांगजनों हेतु समावेशी डिजिटल पहुंच का अधिकार, अमर जैन बनाम भारत संघ 2025। अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष को मूल अधिकार बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार 21A स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। मुहीराम सेकिया समिति 1997 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान संशोधन करने की सिफारिश की। ध्यानते हुए बिंदु, 86वें संविधान संशोधन 2002, इसका संबंध शिक्षा से। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 45 में संशोधन किया। भाग 4 को मूल कर्तव्य, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 घंटा से। अनुच्छेद 22 उच्च दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी, अनुच्छेद 22(1), 22(2), 22(3). निवारक नजरबंदी, अनुच्छेद 22(4) से संरक्षण। अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, मनपसंद वकील किया जा सकता है। 22(2) 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसमें यात्रा व अवकाश का समय शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद 22(1), 22(2) में उल्लेखित अधिकार विदेशी शत्रु व नजरबंद व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। 22(4) निवारक नजरबंदी का उल्लेख, नजरबंदी संवर्ती सूची का विषय, केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नजरबंदी, पुलिस बिना कारण बताए शक के आधार पर किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक नजरबंद रख सकती है। नजरबंदी का आधार, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए चुनौती, सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा, समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति इत्यादि। 3 माह से अधिक नजरबंद रखने हेतु उच्च न्यायालय के वर्तमान एवं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड बनता है, उसी के द्वारा निर्णय किया जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा नजरबंदी की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी, लेकिन यह प्रावधान अधिसूचित नहीं हुआ।
नजरबंदी की अधिकतम अवधि संबंधी कानून संसद बनाती है। निवारक निरोध कानून से भ्रमण यानी विचरण की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। अनुच्छेद 22(4) और 22(7) में निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया। सर्वप्रथम निवारक निरोध अधिनियम 1950 में संसद द्वारा पारित, जो 31 दिसंबर 1969 तक प्रवर्तन में रहा। इस कानून में नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। अनुच्छेद 22(7) में उल्लेखित है कि निवारक नजरबंदी संबंधी विधि संसद बनाती है तथा इसमें अधिकांश प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किए गए। भारत में बने निवारक निरोधक कानून मीसा एक्ट 1971 से 1978, टाडा एक्ट 1985 से 95, पोटा एक्ट 2002 से 2005। मीसा टाडा पोटा निवारक निरोध कानून है। रासू का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23(1) मानव का दुर्व्यवहार, बलात्श्रम और बेगार निषेध है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मानव का दुर्व्यवहार पर अर्थ मानव की खरीद फरोख्त करना, मानव की तस्करी करना, दास दासी बनाना, वेश्यावृत्ति के कार्य करवाना, अनैतिक कार्य करवाना। इसकी रोकथाम हेतु अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1953 बना। बलात्श्रम का अर्थ किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। बेगार का अर्थ बिना पारिश्रमिक वेतन दिए कार्य करवाना। आली प्रथा, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी निषेध, न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन मिलना। रोकथाम हेतु कानून न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम 1976। अनुच्छेद 23(2) यदि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य से यदि कोई अनिवार्य सेवा अतिरिक्त करती है तो उसे बलात्श्रम नहीं माना जाएगा। ऐसी सेवा अतिरिक्त करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगी। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को खतरनाक या जोखिमपूर्ण कारखानों में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम का पूर्ण निषेध है। कानून कारखाना अधिनियम 1948 व बलात्श्रम निषेध अधिनियम 1986, इसमें 2016 में संशोधन किया गया। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 व 2006 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि बच्चों से घरेलू कार्य होटल ढाबों पर कार्य नहीं करवा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25(1) अंतःकरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। नॉन बलपूर्वक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी है। अनुच्छेद 25(2) में दो व्यवस्थाएं। सिक्कों के कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में निहित है। धार्मिक आचरण से संबंधित किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अन्य लोकतांत्रिक क्रियाकलाप का विनियमन करती है। हिंदू धर्म में सिख, बौद्ध और जैन शामिल है। अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता पर निम्न आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, नैतिकता। संविधान में धर्म को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यह संस्था और संगठन के धार्मिक अधिकार से संबंधित है। संस्थागत धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। चल एवं अचल संपत्ति का अर्जन करने की स्वतंत्रता। ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन।
करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने पर करों यानी टैक्स से छूट। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। 28(1) किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 28(2) ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 28(3) धार्मिक शिक्षा सशर्त दी जा सकती है। वह शिक्षण संस्था जो राज्य से अनुदान प्राप्त करती है तथा जिन्हें राज्य से मान्यता प्राप्त है। बच्चों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि व्यक्ति अल्पवयस्क हो तो उसे अभिभावक की सहमति ली जाए। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29(30) में यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। संविधान में अल्पसंख्यक को प्रभावित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक का दर्जा दो आधार पर दिया गया: धर्म के आधार पर, भाषा एवं लिपि के आधार पर। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 स्पष्ट अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। 29(2) राज्य से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 30(1)(a) इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। यदि किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तो उस संस्था को बाजार दर पर मुआवजा देना होगा। अनुच्छेद 30(2) किसी भी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था को अनुदान देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि संस्था धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रशासित है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा भाग 3 मूल अधिकार से हटाकर भाग 12 व अनुच्छेद 300 क में रखा गया। कुछ विधियों की व्याप्ति इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 31(a) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें संपदाओं के अर्जन करने वाली विधियों का व्यावर्तन है। 5 प्रकार की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया। अनुच्छेद 31(b) प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इस संबंध में भूमि सुधार व जमींदारी व्यवस्था में सुधार से। नवी अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। अनुच्छेद 31(b) 31(c) 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 39(b) 39(c) नीति निर्देशित तत्वों को अनुच्छेद 14 से 19 मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी गई है। यहाँ से मूल अधिकारों व नीति निर्देशित तत्वों में टकराव उत्पन्न हो गया। केशवनाथ भारती बनाम केरल सरकार 1977 इस बात में 25वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत संघ 1980 इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकार व नीति निर्देशित तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात दोनों परस्पर समान महत्व रखते हैं। अनुच्छेद 31(d) राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्याप्ति इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 43वां संविधान संशोधन 1977 द्वारा समाप्त कर दिया गया। मूल अधिकार संबंधी वाद A.K. गोपालन बनाम मद्रास सरकार 50 में। शंकरी प्रसाद वाद भारत संघ 51 में। सज्जन सिंह वाद बनाम राजस्थान सरकार 65 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 67 में। केशवनाथ भारती बनाम केरल वाद 1963 में 1973 में। मेनका गांधी वाद बनाम भारत संघ 1978 और मिनर्वा मिल्स वाद 1980। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था है। ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 31(1) मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों में ही मूल अधिकारों का उपचार छिपा हुआ है।
मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक, अभिभावक, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट रिट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ये मूल अधिकार व संवैधानिक अधिकार है, केवल मूल अधिकार को उल्लंघने पर रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है। राष्ट्रीय आपातकाल, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति निलंबित हो जाती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। यह संवैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार उल्लंघन के साथ साथ अन्य सिविल मामलों पर रिट जारी करता है, जैसे इंजंक्शन रिट या अंतरिम राहत रिट कहते हैं। इंजंक्शन रिट यानी अंतरिम राहत। ये कुल 6 प्रकार की रिट जारी करता है, 5+1। राष्ट्रीय आपातकाल के समय हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति निलंबित नहीं होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की निलंबित हो जाती है। नोट, संपत्ति संबंधी मामलों में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता, हाईकोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में हाईकोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति विस्तृत और व्यापक है। अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय की आदेश या रिट जारी करने की शक्ति। प्रशासनिक रिट है 3। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, पर्चा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार, पर्चा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ बंदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। ये रिट सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। ये रिट व्यक्ति स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा से जुड़ी है। ये न्यायालय द्वारा सामान्यतः पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार पर्चा, इसका अर्थ वारंट द्वारा प्राधिकृत पूछना, न्यायालय द्वारा पूछा जाता है आपने किस अधिकार के तहत ये पद ग्रहण किया। जब कोई प्रशासनिक व्यक्ति अवैधानिक या गैर कानूनी रूप से पद ग्रहण करता है तब न्यायालय द्वारा उसको जारी की जाती है। ये निजी अधिकारियों व कर्मचारी को जारी नहीं की जाती है। परमादेश, मैंडमस, इसका अर्थ हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ये न्यायालय द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी की जाती है जब वो अपने अधिकार क्षेत्र के सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से मना या उपेक्षा करता है। ये रिट राष्ट्रपति व राज्यपाल को जारी नहीं की जा सकती। ये निजी व्यक्तियों व निजी इकाइयों तथा गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार पर्चा और परमादेश। अब उत्प्रेषण, शाब्दिक अर्थ प्रमाणित होना, सूचना देना या ऊपर की ओर मंगा लेना। जब अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा कोई निर्णय दे देता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है तो उच्च न्यायालय उस मामले को अपने पास मंगा लेता है। इस रीट के माध्यम से उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का पुनरीक्षण करता है। उत्प्रेषण रीट का प्रयोग तब किया जाता है जब न्यायालय का निर्णय आ चुका है या सुनवाई लंबित या विचाराधीन हो। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ मना करना या रोकना। ये रीट अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक अधिकारी को उस समय जारी की जाती है जब किसी मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो उसे रोकने के लिए रीट जारी की जाती है। तब निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। प्रतिषेध रीट का उपयोग उस समय किया जाता है जब कोई मामला न्यायालय में लंबित या विचाराधीन हो। प्रतिषेध रीट हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में की जाती है। 32(3) संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने की शासित कर सकेगा। 32(4) इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अनुच्छेद द्वारा प्राप्त अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। 32 क राज्य विधियों की संवैधानिक व्यता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाही में विचार न किया जाना। इस अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1973 द्वारा अंतर स्थापित किया गया तथा 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा विलोपित किया गया। अनुच्छेद 33 मूल अधिकारों का बलों आदि पर लागू होने में रूपांतरण करने की शक्ति सशस्त्र अर्धसैनिक बलों से संबंधित मूल अधिकारों का प्रावधान संसद करती है। सशस्त्र बलों के सदस्यों को लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन
करने वाले ब्लॉक के सदस्यों को आम सूचना के प्रयोजन हेतु राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो को किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों को सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1950, पुलिस बल अधिनियम 1966। 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान। 35 क निम्न मामलों में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा, राज्य विधानमंडल के पास नहीं। 35 क पृष्ठ जिन विषयों के लिए जो अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। 35 क 2 ऐसे कार्य के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए दंड विहित करने के लिए विधि बनाए, जैसे अनुच्छेद 17, 23 और 24। 35 क संविधान के अस्तित्व में आने के समय प्रभावी कोई प्रवर्तन विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसे परिवर्तित, निरसित या संशोधित नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद में प्रवर्तन विधि का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशित तत्वों में अंतर। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशित तत्व। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, 4 में नीति निर्देशित तत्व। मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशित आयरलैंड से। मौलिक अधिकार नकारात्मक, नीति निर्देशित सकारात्मक। मौलिक अधिकार वाद योग्य, नीति निर्देशित वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार इनके न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, जबकि नीति निर्देशित न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक नैतिक या राजनीतिक मान्यता। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है, जबकि नीति निर्देश तत्वों को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। दोनों को बनाने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। किसके? नीति निर्देश को। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करता है, जबकि नीति निर्देश सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए। मौलिक अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त होता है, जबकि नीति निर्देशक सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। एग्जाम दृष्टि। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। मूल अधिकारों के अतिरिक्त उद्देश्य का नीति निर्देशक तत्व मूल कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मूल अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार हैं जैसे मनुष्य के बिना परछाई। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार वाद 1997 जैसे विशाखा गाइडलाइन रद्द होता है। इसी के आधार पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 बना। मूल अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद 1992 उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिक्षा का अधिकार जीवन जीने के अधिकार में निहित है। चंपकम दोरई बनाम मद्रास राज्य 1951 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में विवाद होने पर मूल अधिकार को वरीयता दी। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जीने के अधिकार में मरने या आत्महत्या का अधिकार शामिल नहीं है। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा 1977 में सर्वप्रथम घोषित किया गया कि व्यक्तियों की रचना समान हुई है। भारत में कुछ मूल अधिकार उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत को व्यक्त करते हैं। उपाधि के प्रदान करने के संबंध में कोई संवैधानिक उपबंध नहीं है, इसलिए संविधान सभा के सदस्य एस मुदालियर ने उपाधि लेने से इनकार कर दिया। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता में समन्वय करने का प्रयास करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय सम्मिलित रूप से साधन और साक्षी की घोषणा पत्र है। भारतीय संविधान में राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों पर बल दिया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।